अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज हम बात करेंगे कपास की नई और पुरानी वैरायटियों के हवाले से। पंजाब सीड कौंसिल ने कुछ नई अक़साम मंजूर की हैं। उसमें जो हमारे जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पर मुल्तान के जो तहकीकाती इदारे हैं उनकी कुछ अक़साम मंजूर हुई हैं और उनमें कितना पोटेंशल है, वो कितना पैदावार जो है वो दे सकती हैं और उसमें क्या क्या मैनेजमेंट जो है वो काश्तकार को करनी है, उस हवाले से एक तो बात करेंगे। दूसरा, जो पुरानी वैरायटीज़ थी वो कहाँ तक आके रुक गई, आगे क्यों नहीं चली, उसकी क्या वजूहात हैं। ज़रूरी तहकीकाती इदारों के पास फ़ंड्स कितने हैं, कॉटन सेस का जो मामला है वो कहाँ तक पहुँचा, उसके ऊपर बात करेंगे। काश्तकार क्या समझते हैं कि ये फ़ला जो काश्तकार मेहनत कर रहा है लेकिन कपास मुसलसल तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है, उसकी वजूहात क्या हैं। प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे कि सीड की डेवलपमेंट के हवाले से जहां गवर्नमेंट के इदारे किरदार अदा कर रहे हैं वहां प्राइवेट सेक्टर जो है वो क्या कर रहा है, इसके ऊपर ज़रा बात करेंगे। तो प्रोग्राम में सबसे पहले आज मैं पहुंचा हूं CRI सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में और डॉक्टर सग़ीर अहमद साहब जो मारूफ पाकिस्तान के कॉटन ब्रीडर हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हुकूमत ने भी टेकअप की हुई हैं और कुछ चीज़ें हैं जो काश्तकारों के पास भी जो सवालात हैं उसके हवाले से ज़रा बात करते हैं मेरे साथ। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सग़ीर अहमद साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बहुत मुद्दत के बाद मेरे ख्याल में कुछ वैरायटीज़ अप्रूव हुई हैं आपकी, कौन कौन सी वैरायटी हैं और कितना पोटेंशियल उनमें मौजूद है। अच्छी जो है अक़साम नहीं आ रही, तो जो क्लाइमेट चेंज आई है, मौसमियाती तब्दीली आई है, तो उनके हवाले से हम काम कर रहे थे। और अब जो हमारी वैराइटीज़ हैं, 4 वैराइटीज़ इस कॉटन इंस्टीट्यूट से 28 तारीख को पंजाब सीड काउंसिल का जो इजलास था उसमें मंजूर हैं। उनमें MNH 1016, MNH 1020, MNH 1026 और MNH 1035 है। और इसके अलावा जो है जो कॉटन हमारे ज़ैली इदारा है, हमारा कॉटन और रिसर्च स्टेशन फैसलाबाद, उसकी 2 वैराइटीज़ हैं, FH 490 और सुपर कॉटन। तो इनमें जो है ना जो मैं बात कह रहा था, आपने कहा कि पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल जो है ये 40 से 50 मन आप नॉर्मल आप ले सकते हैं। और अगर आप अगेती जको में अप्रैल से काश्त करें और अगर नवंबर तक जाएं और दिसंबर 15 नवंबर या नवंबर के एंड तक जाएं तो आप आसानी से ये 60 मन एक ख्वाब था पहले और अब ये हकीकत हो सकती है। 60 मन डॉक्टर साहब बहुत बड़ी पैदावार है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल कह रहा हूँ। ठीक है। इसके ट्रायल्स आपने पहले किए, इतनी इसने मतलब पोटेंशियल दिया? जी बिल्कुल। एक जो है ना, एक ख़ास बात है ना, जो एक सफ़ेद मक्खी का आपको पता है बहुत ज़्यादा हमारा ये तो बहुत बड़ा मसला है। तो जो इसमें एक वैरायटी है MNH 1020, ये जो है शॉर्ट ड्यूरेशन है, ये 130 दिन में पक कर तैयार हो जाती है और छोटे कद की है। अगर आप प्लांट पॉपुलेशन पौधों की तादाद बढ़ा लें, 23,000 फी एकड़ रख लें और आप फर्टिलाइज़र भी इसको ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन MNH 120 MNH 1020 तो ये वैरायटी जो है ये जब आपके अगस्त के एंड या सितंबर में सफ़ेद मक्खी का शदीद हमला शुरू होता है और कपास काली शुरू होना जो हो जाती है और इसके बाद मोर्टेलिटी प्लांट्स की नज़र आती है, तो ये उस पीरियड को एस्केप कर जाएगी, उससे पहले पक जाएगी। और अगर आपने जकमाई को लगाई है, क्योंकि गंदम के बाद ज़्यादा कपास लगती है हमारे जनूबी पंजाब में, तो ये वैरायटी बहुत ही फिट है। मैं समझता हूँ मेरी जो है, मैं 1991 से काम कर रहा हूँ, तो 886 पहले वैरायटी आई, तो उसके बाद ये वैरायटी जो है ना ये इनकलाब ला। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, जब हम काश्तकारों से बात करते हैं, काश्तकार कहते हैं कि जी बीज बेसिक चीज़ है कि जब तक बीज अच्छा डेवलप नहीं होगा, सीड नहीं होगा, उस वक्त तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपको लगता है कि कपास के फेलियर में 1 करोड़ 48 लाख बेल से 55 लाख बेल तक का जो तनज़्ज़ुली का सफ़र है, इसमें बीज ने कितना किरदार अदा किया है, कपास की काश्तकार की मैनेजमेंट ने कितना किरदार अदा किया है और क्लाइमेट चेंज का कितना किरदार है? जी, अगर ये सारी चीज़ें देखते हैं कि आप वैरायटी आप प्रोडक्शन जो है फेक हमने ट्रायल किए, जहाँ हमने कहा जी उसमें हमने पेस्टिसाइड निकाल दिया, ठीक है, तो उसके हमने देखा 30 से 40% जो अगर आप स्प्रे ना करें तो 40% तक उसका लॉस होता है। अगर आप वीड्स कंट्रोल ना करें तो 30% उसका लॉस, तो उसका 30 से 40% है। तो पेस्ट और ये दोनों चीज़ें जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इन दोनों को मैनेजमेंट जो है ना वैरायटी का मतलब आपने प्रोडक्शन का इन्हिसार 2 चीज़ों पर है, एक है वैरायटी, फिर मैनेजमेंट है। अब एक चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि सीड और वैरायटी 2 मुख्तलिफ किस्म और वैरायटी सीड
ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये आम तौर पर वहाँ जो हायर लेवल पर वो समझते हैं शायद वैरायटी जो है सीड हर चीज़ है। हमने बना दी, वैरायटी बना दी। अब उसके बाद है उसकी सीड की क्वालिटी, वो सीड की बात है, सीड की क्वालिटी। आपने वैरायटी तो दे दी, इसके बाद है प्रोडक्शन, जो सीड जा रहा है किसानों तक जा रहा है, क्या वो प्योर है सीड, क्या उसमें जर्मिनेशन स्टैंडर्ड पूरे हैं। ये दो चीज़ें, ये फ्लॉज हैं इसमें प्रोडक्शन सिस्टम में। हमारा सीड प्रोडक्शन सिस्टम सही नहीं है। सीड प्रोडक्शन सिस्टम के फेलियर का या उसमें गैप्स का या अच्छे सिस्टम ना होने की वजूहात क्या हैं, उसका ज़िम्मेदार कौन है? सीड प्रोडक्शन सिस्टम जो है ना, ये जो है ना, इसमें जो हम बतदरीज हमारा कम हो रहा है सीड की क्वालिटी। इसमें एक तो मौसम है कि आपकी बारिशें हो गई, आपको तो 2019 में जो बारिशें हुई और 2020 में हमारे जो है ना सीड का, एक तो ये है कि, दूसरी ये है कि प्राइवेट सेक्टर जब से आया है ना, क्योंकि पहले था पब्लिक सेक्टर, दो तीन इंस्टीट्यूट वो करते थे और उसके बाद पंजाब सीड कॉर्पोरेशन होता करता, आपको बताएं। उसके बाद जब से पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर आया है तो वो ह्यूज क्वांटिटी तो वो पैदा कर रहा है। लेस दैन 3% पंजाब सीड का कॉर्पोरेशन जो है पंजाब की द्वारा वो पैदा करता है टोटल रिक्वायरमेंट की। हमारी 32,000 मेट्रिक टन पंजाब के रिक्वायरमेंट, तो 4% 3% ये है, बाकी तो प्राइवेट सेक्टर का। तो प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी बिल्डिंग, उनको सही बताना, ये सारा कुछ उनका जो है। एक सवाल ये भी आया काश्तकारों की जानिब से कि जो तहकीकाती इदारे हैं वो कपास का बीज बग़ैर मंजूर हुए पहले बेच देते हैं। पहले ये काश्तकारों का सवाल था, फिर ये बात गवर्नमेंट के नोटिस तक पहुंची, गवर्नमेंट ने भी इसका जो है वो टेकअप किया है। जब कपास के तहकीकाती इदारे ही गैर मंजूर शुदा वैराइटीज़ बेचेंगे और काश्तकार को देंगे तो फिर क्या उसका हाल होगा? यही होगा कि हम 1,48 से 55 लाख पे आ गए। मैं 1991 में कपास में आया तो यही अल्फाज थे कि जनाब वो कॉटन सेंटर, कॉटन इंस्टीट्यूट का नाम, इधर मैं उन जो लीडर्स थे उनका नाम नहीं लेता जी, वो सीड बेचते हैं जी, वो और न्याब वाले जो थे, न्याब वाले का उनका भी नाम था। तो 3 इदारे थे उस वक्त, मतलब है कि जो 2 ये और एक न्याब का, मेन ये थे। तो ये सवाल वहाँ से भी आ रहे हैं और सवाल अभी तक मौजूद है। तो पहले ये था सिस्टम जो था, डॉक्टर महबूब अली जो पुराने हमारे फौत हो गए हैं, सिस्टम ये था कि आपने एक वैरायटी बनाई है ना तो उसको टेस्ट करना है। किसान क्या, मैंने एक वैरायटी बना ली, मैंने अपने तो सेंटर्स पर टेस्ट कर लिया, आपके फील्ड में मुझे क्या पता है वो कैसा परफॉर्म करती है। तो वो देते थे जोनल ट्रायल, हम कहते थे उन्हें, मुझे याद है जोनल ट्रायल देते थे। वो बिल्कुल फेयर सिस्टम था, सारा कुछ आता था, वो बाई बैक भी होता था, वो ले आते थे। जब 1991 में वायरस आया और जो वैरायटी हमारी पिछली फ्लॉप हो गई, जो वैराइटीज़ हमारी उस पर सारी नाकाम हो गई, तो उसके बाद ये रेस चलिए वहाँ से। तो नई वैराइटीज़ के चक्कर में किसानों ने जो है ना वो कहते आपसे जी आप नई वैरायटी दे दे, नई वैरायटी दे दे, इस चक्कर में कि जो है क्या नाम है क्वालिटी अच्छी हो, वैरायटी अच्छा हो। क्या कपास के तहकीकाती इदारों को ये अख्तियार होना चाहिए कि वो गैर अप्रूव्ड वैराइटीज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रायल्स की हद तक ठीक है, लेकिन जब आप 30,000 40,000 50,000 की एक बोरी देंगे काश्तकार को तो उससे क्या तासुर जाएगा? मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ, सही बात है, मैं अगेंस्ट हूँ कि मैं कहता हूँ किसानों को मुफ्त दो, सही बात है। मेरा जो है आपके इदारे से सीड फरोख्त हो रहा है? नहीं, हमारी सीरीज है, हम जो हुकूमत कहती है हाँ, और लोग कहते हैं, वो कहते हैं उन्हें कहना आप किसको ये तो नहीं, हम सिर्फ अप्रूव्ड वैरायटी, बस ये अप्रूव्ड वैरायटी का थोड़ी क्वांटिटी में हम फरोख्त करते हैं। वो हमें इनकम टारगेट मिला हुआ है, वो भी थोड़ी का ज़्यादा नहीं है। जो हम प्री बेसिक जहाँ बनाते हैं वही हम बेचते हैं, या कंपनी उसको वो मतलब कंपनी को दे दिया। बाकी हमारी ये है कि आम इसके लिए जो है ना कि हमारी जो पंजाब जैसे सीड कॉर्पोरेशन के तौर पर नहीं लेते। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में सिर्फ इतना बता दें कि अब आने वाले साल जो हैं 1 साल 2 साल 3 साल उसको कैसे देखते हैं पाकिस्तान में कॉटन के, क्योंकि लोग अब तेज़ी से कॉटन से डाइवर्ट हो रहे हैं, दूसरी फसलों पर जा रहे हैं। अगर कॉटन ही मुल्क के अंदर नहीं होगी तो आपकी ये इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शंस, इतने बजट पहले तो शायद नहीं थे इतने, लेकिन अब मैं कंस्ट्रक्शन की हद तक तो देख रहा हूँ कि चीज़ें आपकी नई कुछ बन रही हैं। गो के कुछ नई इमारतें बनी थी, मुझे याद है डॉक्टर साहब की, अभी वो मुकम्मल ही हुई थी।
कुछ इनके ऑफिसर्स ने और डॉक्टर साहब ने मेरे ख्याल में ख़ुद भी अपनी भी रिहाइशगाह होनी थी, लेकिन वो हमारा सेक्रेटेरिएट आया है यहाँ पर, तो बहुत सारी बिल्डिंग्स अब इनकी जो होनी थी वो चली गई हैं, कुछ और बिल्डिंग्स जो हैं वो बन रही हैं। तो ये जो बजट चीज़ें वीज़ें आ रही हैं, जब कॉटन ही नहीं होगी तो फिर क्या आपके इदारे के बाकी रहने का जवाज़ कोई बाकी रहेगा सर? ये आपकी बिल्कुल बात सही है। जिस इदारे की अफादियत नहीं होगी वो इदारा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक बात आप देखें, आप इसको एक इदारे के हद तक न रखें। आप दुनिया की कपास को ले लें, इंडियन मॉडल ले लें, कपास की रिवाइवल बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। आप इंडियन मॉडल को उठा के देख लें, बस रिवाइवल हो जाएगी। अगर आप ये कहें कि सिर्फ इदारे, आप देखें ना, आप आगे मार्केटिंग आज सेमिनार हुआ है तो उसमें देखें ना और इश्यूज़ और हैं, किसान के मार्केटिंग के इश्यूज़ हैं, मेन मार्केटिंग के प्राइस के इशू हैं। वो कहते हैं हाई कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है। सर होगी 5 मन तो प्राइस का कहाँ इशू रह गया, असल इशू तो पैदावार का है सर। पैदावार क्यों कम हुई? बीज अच्छा नहीं है बकौल कास्ट का। नो 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 नो, बीज अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि बीज देखना, मैं कहता हूँ वैरायटी और चीज़, मेरे पास तो बीज अच्छा था। मैं ऐसे ऐसे किसानों को जानता हूँ जो अब चलिए बीज अच्छा नहीं है तो बहावल नगर तो जहाँ पेस्ट कम है वहाँ क्यों 30-25 मन एवरेज है उनकी, बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट की। और जो चोलिस्तान का बेल्ट है यही वैरायटी सिंध में अच्छे परफॉर्म करेंगे। अगर बीज अच्छा ना हो तो मुझे आप इसका जवाब दें कि वहाँ क्यों परफॉर्म कर रही हैं। मेन इशू है पेस्ट का और मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। आप जब दूसरी क्रॉप्स लाएंगे तो पेस्ट आपसे कंट्रोल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सगीर साहब, जो बात कर रहे थे जोनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जाहिर बात है कि जब तक ये इदारे मुकम्मल तौर पर फ़ाल और इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। अब ये 3 पौधे हमारे पास पीछे नज़र आ रहे हैं, ये 3 वैरायटीज़ यहाँ पर हैं, 4 वैरायटीज़ इनकी 1016, 1020, 1026 और 1035 4 वैरायटीज़ अप्रूव हो गई हैं। और डॉक्टर साहब का यही ख्याल है कि 40 से 50 मन ऑन एन एवरेज और अच्छी मैनेजमेंट हो तो 60 मन फ़ी एकड़ पैदावार तक आप ले सकते हैं। हम भी यही काम कर रहे हैं कि आपने, हमारे काश्तकार ने मायूस नहीं होना। आने वाले साल कपास के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छे साल होंगे। इन्हीं बातों को ज़रा लेकर जो है वो आगे चलते हैं कि सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो सीड बेचने की बात है, चल के ज़रा डॉक्टर जाहिद महमूद साहब हैं उस इदारे के सरबरा, यही सवाल मैं उनके सामने भी रखूँगा। सीड की जो चीज़ें हैं वो ये बातें जो है हम उनके सामने भी रखेंगे और फिर वो क्या जवाब देते हैं वो आप तक पहुँचाएँगे। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं आज कपास की नई अक़साम के हवाले से और जो कुछ पुरानी किस्में थीं उसके हवाले से चीज़ें जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान डॉक्टर जाहिद महमूद साहब। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये फरमाइएगा कि सबसे पहले तो जो कॉटन की वैरायटीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं, हालिया दिनों में पंजाब सीड काउंसिल ने जो वैरायटीज़ अप्रूव की हैं उसमें आपकी भी CCRI की भी 2 वैरायटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। कितना टाइम लगा इनके बनने में और कितना पोटेंशियल इनका है, क्या कहेंगे? तकरीबन हर कॉटन की वैरायटी को कम से कम 8 से 10 साल लगते हैं बनने में, तो इन वैरायटीज़ को भी इतना ही टाइम लगा है। और इनकी खूबी ये है जो मसलन CIM 343 है, इसमें अगर वायरस आ भी जाए तो इसकी ग्रोथ नहीं रुकती। और जो यील्ड पोटेंशियल है इसका वो तकरीबन 40 मन से ज़्यादा है, 40 से 50 मन तक। और वायरस की वजह से ना इसकी फ्रूटिंग रुकती है ना इसकी ग्रोथ रुकती है। और जो लो इनपुट है उसकी वैरायटी है, अगर इनपुट कम है फिर भी ये अच्छी पैदावार देती है। तो दूसरी जो वैरायटी CIM 663 है वो पानी की कमी को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है और इसके साथ गर्मी को भी बर्दाश्त करती है। तो इससे हमें ये होगा कि मुल्क की मईशत में पैदावार जो है उसका अहम किरदार है, पैदावार बढ़ेगी और हमारी मुल्क की मईशत मजबूत होगी। अच्छा सर, एक चीज़ तो है कि एक आपकी वैरायटी है वायरस को जो है वो रेजिस्ट करेगी और दूसरी पानी की कमी को जो है बर्दाश्त करेगी, लेकिन हमारे पास इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो कहीं पिंक बोल वर्म भी है और कहीं वाइट फ्लाई भी है। इन दो का की अगर हम बात करें तो इन दोनों जो आपकी वैरायटीज़ हैं ये इनको किस तरह देखते हैं कि फिर इनका अगर अटैक होता है, ज़हरी बात है पिंक बोल वर्म हमारा कई अरसे से मसला चला आ रहा है और वाइट फ्लाई हमसे कंट्रोल नहीं हो रही। अगर ये अच्छी यील्ड वाले अच्छे पोटेंशियल वाले बीज भी हैं तो क्या ये वाइट फ्लाई और जो पिंक बोल वर्म है उसका मुकाबला कर पाएंगे? हाँ जी, ये हमने इस साल लगाई थी और सब फार्मर्स को, मीडिया को भी विज़िट करवाया था। तो इसमें काफ़ी क़ुव्वत मुदाफ़त है, लेकिन अगर मैनेजमेंट हम सही करें तो इन दोनों इंसेक्ट से हम निजात हासिल कर सकते हैं। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे कोई भी पिंक बोल वर्म के लिए स्प्रे नहीं किया गया।
हालांकि उनमें इनमें वही जीन है, वही वैरायटीज़ हैं, आप देख सकते हैं कहीं भी आपको डैमेज नहीं मिलेगा। तो ये मैनेजमेंट की जा सकती है इनको ट्रैप्स की वजह से, या जो छड़ियों को ख़त्म करने की वजह से, ग्रेजिंग की वजह से, या मैकेनिकल बॉल पिकर चलाने से। तो पिंक बॉल को मैनेज कर सकते हैं हम। तो दूसरा वाइट फ्लाई का है, ये अगर हम अपना पहला स्प्रे डिले करें और पायरेथ्राइड का स्प्रे जल्दी ना शुरू करें तो फिर उस सूरत में भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर एक चीज़ और भी हम देखते हैं कि एक टाइम था जब आप अच्छे बीज दे रहे थे तो मुल्तान डिवीज़न पूरा साहिवाल तक, फैसलाबाद की अगर हम बात करें, और फिर डीजी खान, बहावलपुर, यही जो बीज अच्छा था तो अब यही इलाके अच्छी पैदावार दे रहे थे। अब एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो दूसरी क्रॉप्स आ गई हैं जिसकी वजह से कॉटन जो है वो कम हो गई है, उसकी प्रोडक्शन कम हुई है, लेकिन काश्तकार का जो कहना है वो ये कहना है कि जब हमें 5 मन 8 मन फ़ी एकड़ आएगी कपास तो हम उसे क्यों काश्त करें। कपास का पोटेंशियल ही नहीं है, इसलिए हम मकई पे जा रहे हैं, चावल पे जा रहे हैं, बाकी सब्जियों के ऊपर जा रहे हैं। मैं जैसे क्लाइमेट चेंज की बात की है कि इसी साल कुछ एरियाज़ में अबव 30 मन है पैदावार, बाकी कुछ एरियाज़ जहाँ पे दूसरी क्रॉप्स हैं जैसे राइस, मेज़, शुगर केन, वहाँ पे कम आई है। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रही है। अगर हम उसके जोन बना दें, जोनिंग एक बड़ा इफ़ेक्ट है पूरी दुनिया में। कॉटन पे बजाय कॉटन पे बल्कि राइस के भी जोन्स हैं। अभी तरक्की का था कि राइस में भी हर 25 किलोमीटर के बाद वो चेंज कर रहे हैं अपना रिसर्च की जो अडेप्टेबिलिटी है, वहाँ पे वैरायटीज़ डिफरेंट होती हैं क्योंकि ज़मीन की तब्दीली हो रही है, पानी की और नमी जो हवा में उसकी चेंज हो रही होती है, उसकी वजह से इनका इफ़ेक्ट भी चेंज हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ काश्तकारों की जानिब से पहले तो ये चीज़ें सामने आई कि हमारे जो तहकीकाती इदारे हैं जब ट्रायल्स के अंदर उनके बीज होते हैं तो फिर उनको मार्केट किया गया, जो नहीं करना चाहिए था। अब हमने देखा कि उसके ऊपर ये बातें हुकूमत के अंदर भी पहुंची और उसके ऊपर बाकायदा नोटिस जो है उसका लिया गया कि जो कपास के तहकीकाती इदारे हैं उन्होंने गैर तस्दीक शुदा, गैर मंजूर शुदा बीज जो हैं वो फ़रोख्त किए हैं। क्या आपको लगता है कि वो भी कोई वजूहात हैं कॉटन के डिक्लाइन में? ये हो सकता है जो कम जिनके जो स्टैंडर्ड पे नहीं आ रही वो वैरायटीज़ गई हों तो वो पैदावार कम कर सकती हैं, लेकिन जो मंजूर होने वाली हैं, जो हो चुकी हैं, उनके से तो असर नहीं पड़ता। अच्छा, और ये लेस देन 1-2% होगा, वो टोटल पे असर कैसे डालेगा? कि फिर क्या वो गारंटी होती है कि जहाँ पर आपने टेस्ट के लिए दिए तो वो वहाँ पर सीड नहीं रखेंगे और उसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे काश्तकार? इसका यानी कुछ तो हमारे गवर्नमेंट के ट्रायल होते हैं, 26 लोकेशन पे इसने टेस्ट होना है, तो वहाँ से भी हो सकता है इधर उधर। कुछ यहाँ से ट्रायल के तौर पे लेके जाते हैं, आध किलो, 2 किलो, 5 किलो, इस तरह। अच्छा, हाँ जी, तो लेके ट्रायल जाते के हैं, तौर पे लेते हैं। ट्रायल के तौर पे लेके जाते हैं। लेकिन हमने जो देखा कि जो गवर्नमेंट की जानिब से चीज़ें अभी टेकअप की गई हैं कि वो बड़ी मिकदार में बीज जो है तहकीकाती इदारों से निकला है और वो काश्तकारों तक पहुंचा है, और जिसने मतलब 1 करोड़ 48 लाख बेल एक टाइम पे और दूसरे टाइम पे दरमियान में कोई 3-4 साल का 5 साल का गैप है और दरमियान में हम 55 लाख बेल पे आ गए हैं। काश्तकार सारी की सारी जिम्मेदारी आप लोगों पर डाल रहे हैं, आप कैसे डिफेंड करेंगे? ये ऐसा नहीं है कि सारी वो इसकी वजह से इसकी जो वजूहात हैं कम होने की वो मैंने आपको बताई हैं कि एक तो जो क्लाइमेट चेंज आई है, फिर जोन नहीं हुई, इसमें तो जो चाहे अप्रूव वैरायटी लगाएं या अनअप्रूव, कोई भी परफॉर्म नहीं कर रही। सब हमने ट्रायल में अप्रूव वैरायटीज़ भी लगाई हुई हैं, तो अनअप्रूव भी। तो यानी कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ये यानी कि हमारी प्रोडक्शन कम हुई है, सिर्फ एक वजह नहीं है सीड। अच्छा, एक और सवाल भी, एक मैं थोड़ा बताऊं कि कॉटन जो है ये मैनेजमेंट के बेस पे होनी है। बीज का हिस्सा है 2% टोटल इसमें, तो टोटल 2%? हाँ जी, अगर इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखें तो 2% बनती है, क्या इससे कम होगी, ज़्यादा नहीं है। तो बाकी इसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, अगर वो आप मैनेजमेंट सही करेंगे तो हमें पैदावार सही मिल सकेगी। एक ही सीड एक फार्मर एक वैरायटी से 5 मन लेता है, दूसरा फार्मर जो बेस्ट मैनेजमेंट कर रहा है वो 50 मन लेता है। सर थोड़ी सी मैनेजमेंट की तारीफ तो कर दें हमारे फार्मर्स के लिए कि क्या करें? हाँ जी, मैनेजमेंट का ये है कि जैसे हम रिकमेंड करते हैं कि आपने शुरू में खाद नहीं डालनी, सीड बेड प्रिपरेशन। अगर आप पहले डालेंगे वो यानी कि एक तो जो बेड्स के ऊपर आएगी वो वेस्ट जाएगी, फिर जो आपने पौधे निकालने हैं, पहले 1 लाख से ज़्यादा पौधे लगे होते हैं, लेकिन हमने रखने हैं 18-20 हज़ार, तो वो सारे यूज़ कर रहे होते हैं, फिर जड़ी बूटियाँ यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही होती है। और इसकी खाद ज़्यादा पहले डालने की वजह से इंसेक्ट का प्रेशर बढ़ता है, तो इस वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड वो भी पड़ेगी।
तो ये मैनेजमेंट है कि किस वक्त उसको खाद डाली जाए, किस वक्त पानी दिया जाए और किस वक्त स्प्रे किया जाए। पहला स्प्रे हम कहते हैं जितना डिले हो सकता है करें। अगर आप अर्ली करेंगे तो उस पर इंसेक्ट्स का अटैक बढ़ जाएगा। मसलन वाइट फ्लाई के लिए अगर हम स्प्रे नहीं करते 80% कंट्रोल हो रही होती है खुद जो नेचुरल एनिमीज़ हैं। लेकिन जब हम स्प्रे कर दें तो वो जो नेचुरल एनिमीज़ हैं, दोस्त कीड़े हैं, वो पहले मर जाते हैं। तो वो हमें फिर 100% खुद कंट्रोल करनी पड़ती। आखिर में डॉक्टर साहब एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये भी कहा जाता है कि क्योंकि तहकीकाती इदारों को हुकूमत उतना बजट नहीं देती जितना देना चाहिए, जितना रिसर्च के ऊपर काम होना चाहिए, और उसका फिर ये रिज़ल्ट निकला कि तहकीकाती इदारों ने सोचा कि पैसे तो कहीं से आ नहीं रहे, तो जी जो हमारे पास ट्रायल्स लगे थे उनका जो बीज आया है क्यों ना उसको फ़रोख्त करके उससे थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट किया जाए। अब इसको किस हद तक देखते हैं? रेवेन्यू जनरेट तो उतना नहीं होता, क्योंकि अगर हम इसकी कॉस्ट देखें तो ये हमें तकरीबन 2,500 रुपये पर केजी पड़ रहा होगा। अगर इसकी कॉस्ट देखें तो हमने जो रेट रखा है गवर्नमेंट को 250 रुपये है, तो कैसे वो पूरा कर सकेगा? वो रेवेन्यू तो जनरेट नहीं हो रहा इतना। लेकिन ये है कि अगर हमारा कोई बजट रिसर्च का वहाँ रखा जाए गवर्नमेंट में, जो कि नहीं है, तो ये टोटली सेस पे चलता है। सेस कोई पिछले 3 साल से बंद है, तो अभी तनख्वाहें भी नहीं आ रही, बाकी अखराजात भी उधार पे ही चल रहे हैं, नहीं आ रहे। तो इस वजह से भी परफॉर्मेंस फ़र्क तो पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। बड़ी अहम बात की डॉक्टर ज़ाहिद महमूद साहब ने कि जब आप बजट ही नहीं देंगे, जब तनख्वाहें ही नहीं होंगी, फाइनेंसेस ही नहीं होंगे, तो फिर रिसर्च जो है वो कहाँ से हो सकेगी। तो आज यही गुफ्तगू जो है वो हम कर रहे हैं। ज़रा काश्तकारों से ज़रा चल के जो है वो भी बात करते हैं, और प्राइवेट सेक्टर इसको किस हवाले से देख रहा है उनसे भी ज़रा चल कर बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी हमने जो कपास के तहकीकाती इदारों के सरबराहान हैं उनसे भी बात की, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम पहले काश्तकारों से बात करेंगे और फिर जाके जो प्राइवेट सेक्टर है उनसे भी बात करेंगे। 2-3 चीज़ें निकल के आई जो डॉक्टर ज़ाहिद महमूद साहब ने बात की कि सीड बिल्कुल ठीक है हमारा, और 35 से 40 मन जो है वो ले रहे हैं, 50 मन तक भी काश्तकारों ने ली है। तो ये मैनेजमेंट का मसला है और थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज का मसला है, बाकी बीज बिल्कुल ठीक है। आज यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा था PCCC के अंदर, और इसमें तमाम जो तहकीकाती कपास के तहकीकाती इदारों के लोग हैं वो इसमें शामिल हैं और थे। काश्तकार भी इसमें मौजूद थे। हमारे 2 काश्तकार इस वक्त मौजूद हैं। जो सवाल हमने डॉक्टर ज़ाहिद महमूद साहब से और डॉक्टर सग़ीर साहब से किए, वो ज़रा हम इन काश्तकारों से पूछते हैं कि वो सारा इल्ज़ाम देते हैं काश्तकारों के ऊपर कि उसके मैनेजमेंट ठीक नहीं है। तो अब अच्छा राना साहब, सब तो पहले दसो कि असां जिले बिज बनाने वाले माहिरीन हैं, साइंसदान हैं, उन्होंने नाल जिले गाल करेंदे हैं तो वो आखते कि जी सारा बिज बिल्कुल ठीक है, लेकिन काश्तकार मेहनत नहीं करेंदा, उनकी मैनेजमेंट कहनी। क्या हालात हैं? पहले तो यह दसो कि अज की जी मीटिंग गई कपास के हवाले नाल कोई कुछ सीखने को मिलिया? ये आते केवल क्लाइमेट का चेंज का मसला है, केवल आते जनाब अला बक्की एक सर देखो छोटी जी कीड़ा है, वो अज तक कंट्रोल नहीं कर सके। पैदावार साड़ी रोज़ घटती वेंदी है। ब्लेम जो काश्तकार दे लाया वे थे सर। काश्तकार बड़ा मेहनती आलमदा सारा काश्तकार, ठीक है जी, दिन रात काम करना पे। कसूर इन्हों का अपना है, वो हूँ जनाब जुर्म जोड़ा है काश्तकार का बिना खड़े। काश्तकार तो जनाब अच्छी तैयारी करें दे, अच्छी खाद दें, क्या दे कि जनाब मेरी फसल खराब थी वजे। इन्हां या गलत पॉलिसियों की वजह तो अज जी कपास खत्म थी गई, और अस अगर कपास बिल्कुल नहीं लेंगे। हाँ, कपास की सर कोई सा कुछ अस तवक्को रखें, ना अच्छे बीज हैं, ना अच्छी मैनेजमेंट है, ना इन्हों की अच्छी पॉलिसी है। लिहाजा असा कपास नहीं लेंगे, असा इंदे कोई भी फसल ले सर गवारा ला के मकाई ला के चावल ला के कपास को कई साल नुकसान देनी पई है। अच्छा जी, जिमें राणा साहब गाल करें पैन हारून खान साहब साडे नाल मौजूद हैं, लोधरा तो मुल्तान आए और इतना अज जरा इजलास थींदा पिया हा, इतना इन्होंने कुछ चीज़ां ॾिठियां होसन, क्या सूरत हाल है? हारून साहब ये दसो कि कितने अरसे तू काश्तकारी करेंदे पे हो? अज जी तुसीं मीटिंग अटेंड की है, उहदे विच क्या चीज़ां समझावन की कोशिश की गई है? आहदे क्या हैं साइंसदान, जो क्या थींदा क्या पे तुहाडे नाल या मुल्क दी कपाह दे नाल? सब तो पहले मैं ये दसे सा कि असां काश्तकारी करेंदे पे 1900 मेरे ख्याल 47-48 तो मैं काश्तकार हाँ। मेरा डाडा भी, मेरा बाबा भी और मैं भी ही फसल तो ही असां मुनसलिक हैं, ते ओ हुण भी असां बतदरीज काश्त करेंदे पे हैं। इतवारी भी मैं कपास काश्त कीती है, तकरीबन मेरे को टाइम 120 एकड़ काश्त है, ते बाकी मुख्तलिफ फसलात भी हैं, गन्ना भी है,
मकई भी मैं काश्त की है ते लसन भी इतवारी मैं कोई काश्त कीते। कपाह तो मुतबादल यानी कि नुकसान बार बार काश्त करना नुकसान आंदा पे तो उनके मुतबादल फसलां भी को काश्त कीते। मीटिंग के हवाले नाल उन्हें बहुत अच्छी गल्लां कीतियां कि एक गुलाबी सुंडी या दूजी राणा साहब की गाल को मैं आगे वधेंदा होया ये गाल करे सा कि दवाई चाहे मल्टीनेशन दी है चाहे जेनेरिक कंपनी दी कोई दवाई 2 नंबर कोई नहीं भाईजान। वहीं मैं दूहें दवाइयों को अलग मेरे को 60 एकड़ का एक बला कई तो 60 एकड़ का 20 बला कई जिंदे विच मैं जेनेरिक दी इस्तेमाल की और एक पासे मैं मल्टीनेशन, लेकिन दोहां दा रिजल्ट हिको आए जो उन्होंने कोई खासी कंट्रोल नहीं दिता। अच्छा एक चीज़ है कि तुसा सीड को अच्छे बिज दे ना होवन को कितनी वड्डी वजह करार रहिंदे वे कि कपाह दी तबाही अच्छे बिज दा ना होवन दा कितना मौसम दा किरदार ताकू लगदे, कितना मैनेजमेंट दा लगदे और कितना जरा है ज़मीन दा और कितना बिज दा। भजन गाल है कि जिम्मेदार तो बेस्ट मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकता। जिम्मेदार थ्योरी नहीं पढ़ के आया होंदा, थ्योरी करेंदे और जिम्मेदार जितनी बेस्ट मैनेजमेंट करेंदे वो कोई नहीं कर सकता। बीज मौसम की तब्दीली के मुताबिक ना हो सन 100% मैं यही आखसा कि असा मेहनत भी करने हैं, खाद भी देने हैं, स्प्रे भी करने हैं, वल भी फसल नहीं थी ही तो ये है कि साढ़े कोल मयारी यानी जेड़ा मौसम की तब्दीली के मुताबिक बीज होना चाहिए। मेरी एक नाकिस राय है कि जेड़े साढ़े पुराने बीज हैं असा मई तो स्टार्ट 15 मई तो स्टार्ट करेंदे से ते जून दी जुलाई तक असा काश्त करेंदे से जेड़ा वंज के 10-12 जनवरी तक वो कपाह चलती है और पैदावार भी 40 तो 45 मन मैं भी गिद्धी है और अज तो 3 साल पहले मेरी 22 मन 24 मन 25 मन तक एकड़ पैदावार आई है और अगर जब तक वो बीज ना सन कपाह की पैदावार हासिल करना नामुमकिन है। अच्छा राणा ज़िया साहब सर नाल इत्थे मौजूद हैं। राणा साहब ये दसे सो आखिर दे विच कि बिज गवर्नमेंट ने भी इंदा कोई नोटिस कीते कि जेह्ड़े तहकीकाती इदारे हैं उन्होंने अनअप्रूव्ड वैराइटीज़ वेचन जेह्दी वजह तो मसाइल पैदा थे। तो आपको लगदे कि जिसले तहकीकाती इदारे खुद ये करे सन चोर बाजारी हो सी तहकीकाती इदारियां दा जरा बिज है वो बगैर मंजूर शुदा वो 30-40 हज़ार रुपए की बोरी जी है वो बेच दे सन उहदे नाल मसाइल वधदे पेन। काश्तकार भी ज़ाहिरी गाल है वो बिज इस्तेमाल करें ना खड़े जन इदारे बीज बेचण लग वञनि तो पिछे क्या रह गया। सीड माफिया लोग हैं इहो जिहा काम नहीं करना चाहिए। सीड एक्ट होना चाहिए, कानून होना चाहिए। सीड एक्ट तो है अमल कै नहीं लेकिन अमल कै नहीं। ये जनाब कसूरवार बने काश्तकार को जबकि ये मुजरिम आप हैं, बड़े चोर डाकू आप हैं। जड़ा बंदा इदारे 300 रुपया 400 रुपया किलो बीज बेचे क्या एक कानून है जायज़? क्या ये ठीक है? इदारे सुते हुए इन्होंने कोई पूछने वाला क्या नहीं। कानून होना चाहिए। सिर्फ कानून गरीब वास्ते सर, इन्होंने वास्ते कोई कानून नहीं। बीज का इदारे च बेचना बहुत बड़ा जुर्म है और इंदो ते मैं तो हुकूमत पंजाब को पाकिस्तान को आसा कि इंदो ते पाबंदी लाई वजे कि बल्कि सीड की लीकिंग न थी वे। इहो बीज पहले कंपनियों को पहुँच वेंदे, सीड माफिया को पहुँच वेंदे, इहो आप लवेन आप विच वेन। लेकिन काश्तकार के उत्ते इवें ब्लेम है कि जनाब वो मेहनत नहीं करेंदा, वो मैनेजमेंट बहुत अच्छी मैनेजमेंट करेंदे और काश्तकार बड़ा बेचारा 3-4 से रुल गए। बल्कि कोई बंदा ये तो नहीं आता कि मैं अपने खानेदार जहर मिलावा। काश्तकार है जो बेचारा बदहाली का शिकार है तो उनकी वजह है कि काटन बीज अच्छे ना होना, पॉलिसी अच्छी ना होना और इन्हीं वजह तो काटन को खैर बात कर गया सर। अच्छा बिल्कुल जी ठीक है। हारून साहब आखिर किकू किवें कंक्लूजन करे सो क्या भाजन सब तो पहले मैं सबसिडी के हवाले नाल एक बहुत अहम गाल है कि सबसिडी जी सगू दी वेंदी पई है ना होने के बराबर दे DAP दे कम अज़ कम 1000 रुपया सबसिडी दी वजे और वो भी टोकन सिस्टम साकू भिकारी ना बनाया वजे। जी 500 देवनी है 1000 देवनी है हिक्का बोरी ते डेडे वो कीमत ही घट कर रहे हैं। कीमत घट कर देवन। दूजा इंशाल्लाह पिछले साल ही 120 एकड़ काश्त की इतवारी भी मैं करे सा, इन साल भी देख सा, अगला आइंदा 2022 तो मैं खैर बाद आख दे सा। खैर बाद आखिर सो
बहुत शुक्रिया कॉटन लवर हैं ये लोग काटन नाल कपाह नाल ज़रात नाल इश्क करेंदन लेकिन मजबूर इन हालात दे तरफों कि पिछले साल भी उन्हें 120 एकड़ ही प्यू डाले तू काश करेंदे आंदन इस साल भी वो 120 एकड़ ही काश करे सन लेकिन अगर इन दफ़ा कोई बेहतरी नहीं थी तो वल कपाह को खैरबाद आ करे सन प्रोग्राम में जी वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का दोनों हमारे काश्तकार भाइयों का बहुत शुक्रिया अब चलते हैं ज़रा प्राइवेट सेक्टर इस हवाले से क्या बात करता है उनकी चलकर ज़रा सुनते हैं हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी आज बात कर रहे हैं कॉटन सीड के हवाले से कि जो नई वैरायटीज़ आई हैं वो क्या करेंगी। इससे पहले गुज़श्ता कोई 8-10 सालों का रिकॉर्ड अगर हम उसके ऊपर भी बात कर रहे थे और ख़ास तौर पर जो कपास के तहकीकाती इदारे हैं उन्होंने किया क्या है क्या वो अपना सीड जो है उसके ऊपर मुतमईन है वो मुतमईन है लेकिन पाकिस्तान में जो कपास है उसका जो डिक्लाइन है वो ये इंडिकेटर है कि कपास के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। अभी हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर के हवाले से कि प्राइवेट सेक्टर कितना किरदार अदा कर रहा है, माजी में कितना किया है, इस वक्त क्या सिचुएशन है और फ्यूचर किस तरह से देख रहे हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सरदार हसनैन नवाज़ खान लगारी साहब। आप जनरल मैनेजर हैं सीड्स अलादीन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। तो सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि हम जब कपास के गवर्नमेंट के तहकीकाती इदारों की बात करते हैं तो पिछले कुछ 4-5-7 सालों में हमें कोई ऐसा इनकलाबी सीड कहीं नज़र नहीं आया जिसकी वजह यह है कि हम 1 करोड़ 48 लाख बेल से अभी 55 लाख बेल्स तक आ गए हैं। प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी एक बड़ा स्टेक होल्डर है। आप लोग किस तरह से आप अपना जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आपका वो है विंग है उसके थ्रू आप क्या देख रहे हैं माजी को और हाल को। बिल्कुल सही बात की लशारी साहब। इस वक्त जो है ना जी गवर्नमेंट के इदारे भी मेहनत कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी जो है ना जी लोग वैरायटीज़ बना रहे हैं, लेकिन जो है देखने में यही आ रहा है कि कपास दिन ब दिन जो है वो कम होती जा रही है और हमारे पास जो है ना जी वो रिज़ल्ट जो है वो कोई अच्छा नहीं आ रहा। अगर कपास को ही ले लें तो उस पर जो है ना जी इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा जो है ना असर हो रहा है और हमारे पास ऐसी वैरायटीज़ डेवलप नहीं हो रही, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, कि जो इस एनवायरनमेंट जो इसमें चेंजेस आई हैं उनके साथ जो हैं वो कॉप कर सकें। इसलिए हमें इसकी ज़रूरत है और उसमें सारा मेन करैक्टर जो है ना जी वो आप समझ लें कि बायोटेक का है। उसके लिए जदीद तरीन जो है हमें रिसर्च चाहिए, जदीद तरीन जो है वो बाहर के इदारों के साथ कोलैबोरेशन चाहिए। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो है वो आपस में कोलैबोरेशन करे तो तब जाके जो है ना जी ये मसला हल होगा। ये मसला हल होगा। अच्छा सरदार साहब एक और चीज़ कि जब आप बात करते हैं इन्वायरमेंट के हवाले से तो इंडिया और पाकिस्तान का मतलब एक जैसा ही आबो हवा माहौल चीज़ें हैं, लेकिन हम देख रहे हैं जितनी तेज़ी से हम नीचे गए हैं कॉटन के हवाले से, बाकी फसलों में कोई शक नहीं कि बहुत ऊपर आए हैं, लेकिन जितनी तेज़ी से कॉटन में नीचे गए हैं तो हमारा हमसाया मुल्क जो है वो इतनी तेज़ी से नीचे नहीं गया। क्या वहाँ पर सीड बेहतर है, कोई सीड की टेक्नोलॉजी वहाँ इम्प्रूव हुई है या कुछ और चीज़ें आपको नज़र आती हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। इंडिया जो है ना जी वो हमसे बहुत पहले जो है, जो मैंने आपसे बात की कि बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से उसने मुख्तलिफ कंपनीज़ और बाहर के इदारों के साथ कोलैबोरेशन और गवर्नमेंट सेक्टर में उन्होंने जो है इस पर काफ़ी ख़र्च किया है। तो इस वजह से उनको ये प्रॉब्लम जो है डेफिनेटली प्रॉब्लम वहाँ पे। और आपकी ये बात भी मैं आपको बता दूँ कि इंडिया और हमारी इन्वायरमेंट में फ़र्क है। वहाँ पे उनका मूनसून का सीज़न होता है जब कपास होती है तो वो बड़ा एक डिफरेंट सिनेरियो है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे कि हमारे पास जो है ना जी अब क्रॉपिंग सिस्टम इस तरह का हो गया है कि हम गन्ना भी लगा रहे हैं, एक ही जगह पे हम जो है ना जी चावल भी लगा रहे हैं, उसी जगह पे हम मक्की भी लगा रहे हैं और वहीं कॉटन भी लगा रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि कपास जो है वो ड्राई जो है ना एनवायरनमेंट का प्लांट है, उसके हमारी जो एक माइक्रो क्लाइमेट पाकिस्तान और स्पेशली कॉटन के एरिया में डेवलप हो गई कि आप वहाँ पे जो है ना जी ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो ज़्यादा हो गया है। उस वक्त जिस वक्त कपास होती है आप ये देख लें कि जी जिस वक्त भी बारिश आती है उससे पहले कपास बहुत अच्छी होती है और जैसे ही बारिश आती है तो उसके बाद कपास ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह ही मेरे ख्याल में ये है कि ये ह्यूमिडिटी लेवल को हमारी वैरायटीज़ जो है ना वो कोप नहीं कर रही। अच्छा सर एक चीज़ और, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइब्रिड बीज जो हैं वो इंपोर्ट हो रहे हैं, मक्की की बात करें, आप मुख्तलिफ़ और सब्ज़ियात की बात करें, मुख्तलिफ़ और फसलों की बात करें, तो उसमें जब बीज अच्छा हुआ, बीज बाहर से आया तो एक रेज़ आया फ़ी एकड़ पैदावार के अंदर, तो आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट कहीं पर इस तरीके से इसकी टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट के हवाले से कोई काम नहीं हो रहा तो बड़ा स्टेक होल्डर प्राइवेट सेक्टर भी है,
आपको लगता है कि जिस तरह आप पेस्टिसाइड की इंपोर्ट्स, पेस्टिसाइड सेक्टर और सीड सेक्टर कर रहा है प्राइवेट, आपको लगता है कि सीड के हवाले से भी प्राइवेट सेक्टर को अपना किरदार अदा करना चाहिए, या फ्यूचर के अंदर कोई इस तरह के प्लान्स हैं कि जो टेक्नोलॉजी है आप दीगर ममालिक से जहाँ पर मतलब बहुत आगे चले गए हैं लोग, वहाँ से कोई इंपोर्ट की जा सके, और अगर सरकारी इदारे काम नहीं कर पा रहे या उस लेवल तक नहीं पहुँच पा रहे तो प्राइवेट सेक्टर उनको सपोर्ट कर रहा हो टेक्नोलॉजी के अंदर? जी लशारी साहब, बिल्कुल जो है ना जी, ये तो मैं पहले भी कई दफ़ा जो है ना जी ये कह चुका हूँ कि इसके अलावा और कोई हल हमारे पास नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी के लिए बाहर की जो मुल्क जो हैं इस पे बहुत आगे काम कर चुके हैं उनके साथ कोई कोलैबोरेट करें, वहाँ से किसी भी सूरत में हम टेक्नोलॉजी लेना चाहें, बीज लेना चाहें, हमें लेके आना चाहिए और हमारे इदारों के साथ मिल के उनको जो है ना जी काम करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर, हमारे गवर्नमेंट के इदारे और बाहर के टेक्नोलॉजी के इदारे, इनको सबको आपस में मिल के काम करेंगे तो ये कपास जो है ना जी वो आगे जाएगी। अच्छा सर, जैसे आप कह रहे हैं कि इसमें हमें वैराइटीज़ के ऊपर ही काम करना होगा, हमने अभी बात की, डॉक्टर शकीर साहब से बात हुई, जो दीगर माहिरीन हैं उनसे भी बात हुई, तो उनका फोकस होता है कि कपास की जो काश्तकार है उसकी मैनेजमेंट जी। अब जी वो कहते हैं कि एक ही बीज है, एक बंदा उससे 60 मन भी ले रहा है, 50 मन भी ले रहा है, दूसरा 5 मन और 10 मन ले रहा है। वो जो माहिरीन हैं ज़रई तहकीकाती इदारों के, उनका ये कहना है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर यही सूरत हाल है और पिछले 4-5 सालों में जिस तरह से डिक्लाइन आ रहा है, तो क्या लगता है कि दूसरी फसलें जो हैं कपास की जगह कौन कौन सी फसलें हैं जो आ रही हैं, और अगर कपास तेज़ी के साथ ख़त्म होती है तो फिर इससे कितने सेक्टर जो है वो मुतासिर होंगे? हुकूमत की जो एक्सपोर्ट है वो तो मुतासिर होगी सही, हुकूमत की आमदनी, काश्तकार की आमदनी मुतासिर होगी, लेकिन इसके साथ फिर क्या ऑप्शन रह जाता है काश्तकार के पास कि वो इसको छोड़ के दूसरी फसल पे जाए? जहाँ तक आपके सवाल का आखिरी हिस्सा है ना कि जी लशारी साहब, ये देखें कि ऑप्शंस तो उसको लेने पड़ेंगे कोई ना कोई। अगर कपास उसकी नहीं हो रही पिछले 3-4 साल से, वो हर साल उस पर ख़र्चा भी कर रहा है और हर साल वो उसका इस तरह सूरत हाल होती है कि वो जो ख़र्चा उसने किया होता है वही पैसे उसके वापस नहीं आ रहे होते, तो उसमें आप ये देख लें कि मेन जो फसल उसकी जगह पे आएगी वो मकई है, कॉर्न है, या फिर कुछ लोग चावल पे चले जाएंगे जिनको पानी अवेलेबल होगा, कुछ लोग जो है ना वो गन्ना काश्त करेंगे। लेकिन मेरा ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जी कपास जो है वो हमारे मुल्क के लिए, हमारी इकॉनमी के लिए एक रीढ़ की हड्डी साबित हो सकती है और हो रही है, पिछले कई सालों से हो रही थी। हमें उसको जो है ना जी हर सूरत में बेहतर करना है और उसके लिए जो है ना जी इदारे अगर कह रहे हैं कि भाई कपास के मैनेजमेंट जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती, वो एक किसी ख़ास हद तक जो है ना जी उसको आप कह सकते हैं, लेकिन अब वो उसके साथ एक चीज़ अटैच हो गई है, वो ये है कि एक ख़ास मैनेजमेंट और एक ख़ास एरिया, वहाँ पे कपास जो है ना जी वो उसने सिर्फ उसकी, अगर आप मैनेजमेंट सही है और आपने उस एरिया में लगाई है जहाँ पे इन्वायरमेंट ड्राई है तो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बाकी बहुत सारी जगहों पे आप खुद बहुत अच्छे ज़मींदारों को जानते हैं जिन्होंने बहुत ख़र्चा किया और वो अब जो है ना जी कपास से वो कह रहे हैं कि हम कानों को हाथ लगा रहे हैं, हमने काश्त। अच्छा सर, आखिरी चीज़ आपके, जब हम माहिरीन से बात करते हैं वो कहते हैं कि बीज भी है लेकिन पेस्ट का कंट्रोल सबसे अहम है, ख़ास तौर पर पिंक बोलवर्म और वाइट फ्लाई। इस दफ़ा क्या प्लान्स हैं और ख़ास तौर पर काश्तकारों को क्या सजेस्ट करेंगे कि किस टाइम पे पिंक बोलवर्म को कंट्रोल करने के लिए और वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए उसकी मैनेजमेंट काश्तकार किस तरह करें? ये बड़ा अहम है। लशारी साहब, पिंक बोलवर्म के हवाले से जो है ना जी आपने ये देख लिया कि हमारी शायद जो है ना जी इस वक्त इदारे भी इस तरह की चीज़ें लेके आने की कोशिश कर रहे हैं और बल्कि मेरे ख्याल में ले भी आए हैं जो कि पिंक बोलवर्म पे कॉटन वैराइटीज़ रेजिस्टेंट हैं। उसके अलावा अगर आप केमिकली उसको कंट्रोल करना चाहते हैं या आप उसको मैकेनिकली कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसका बेस्ट टाइम जो है वो ये है कि जैसे ही आपके पास कपास बचती है आखिर में, उसकी छड़ियाँ हैं, उसके टींडे हैं, उनको जो है ना जी बिल्कुल प्रॉपर तल्फ किया जाए। और पिंक बोलवर्म क्योंकि एक ऐसा कीड़ा है कि जो छुपा हुआ होता है तो उसको कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका ही ये है कि आप उसका साइकिल को ब्रेक करें। और साइकिल ब्रेक जो है ना इसी तरीके से हो सकता है कि आखिर में जो आपके पास टींडे बच गए हैं या जो आपके पास छड़ियाँ हैं या कॉटन फैक्ट्री में मुख्तलिफ मटीरियल पड़ा हुआ है तो उसको प्रॉपरली तल्फ किया जाए। और इसके अलावा जो है ना जी वाइट फ्लाई के हवाले से, वाइट फ्लाई की मैनेजमेंट जो है ना जी मेरा ये ख्याल है कि वो, क्योंकि हम वाइट फ्लाई को कंट्रोल उस वक्त करने की कोशिश करते हैं जब वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी होती है, तो उसके लिए मेरी सजेशन ये है कि शुरू ही से आप अगर वाइट फ्लाई का प्रोडक्ट जो है जो कि
IGR के तौर पे है वो अगर अपनी स्प्रे में यूज़ करते रहें तो वाइट फ्लाई एक बड़ा प्रॉब्लम नहीं बनेगी। बिल्कुल ऐसे बहुत शुक्रिया सरदार हसनैन नवाज़ खान लगारी साहब। लगारी साहब यही बात कर रहे थे कि जिसमें इसमें मैनेजमेंट भी है लेकिन सीड डेवलपमेंट के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी जो है बर वक्त चीज़ों के इक़दामात करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमने कोशिश की कि एग्रीकल्चर ख़ास तौर पर कपास की अक़साम और उसकी मैनेजमेंट के ऊपर ज़रा बात करें और जो सवालात काश्तकारों के होते हैं वो हम उन लोगों तक रखें जो फ़ैसला साजी कर रहे हैं या रिसर्च के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। अपने मेज़बान अतुल्लाह शारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।